वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दो अहम तरीन मौज़ूआत पर आपके सामने रोशनी डालूँगा। एक मौजू है दारुल उलूम देवबंद के नोटिस से जुड़ा हुआ, जिस नोटिस को लेकर के मीडिया में हंगामा बर्पा कर दिया गया है और बर्पा हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात खड़े किए जा रहे हैं। और दूसरा मेरा मौजू है शेख अंसार, जो इस वक्त कौम व समाज के एक सबसे अहम तरीन, सबसे नौजवान, जो 21 साल में IAS अफसर बने, उनकी अपनी एक अलग ही दिलचस्प कहानी है। लिहाजा इन दोनों मौज़ूआत पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा और उस पर तबसरा भी करूँगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन मैं आपसे अपील कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस तरह की वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, बल्कि इसको ज़रूरी समझें। वह कई नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद ने जो यौम जमहूरिया के मौके पर, जो अभी 26 जनवरी को आने वाला है, 2-3 दिन बाद, सख्त सिक्योरिटी के चेकिंग के पेश नज़र अपने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके पर गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना मजबूरी हो तो फरागत के बाद फ़ौरन दारुल उलूम वापस आ जाएं। इंतज़ामिया ने इस ताल्लुक़ से एक नोटिस दरसगाह के सदर दरवाजे पर चस्पा किया है। इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि सफ़र के दौरान वो किसी भी शख्स से बहस न करें। वाज़िह है कि गुज़िश्ता सालों के हालात की रोशनी में लिए गए इस फैसले पर दस्तखत 162 साल पुरानी इल्मी दरसगाह के हॉस्टल इंचार्ज मौलाना मुनीरुद्दीन उस्मानी ने किए हैं और इस नोटिस में तहरीर है कि यौम जमहूरिया के मौके पर तलबा मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं सैर व सियाहत के लिए और सफ़र के दौरान जगह जगह पर चेकिंग होती है, जहनी हरासा किया जाता है, जिसकी वजह से डर और खौफ का माहौल बन जाता है। इन हालात को ध्यान में रखते हुए तलबा को हिदायत दी जाती है कि यौम जमहूरिया के मौके पर बग़ैर ज़रूरत के सफ़र ना करें, सब्र का दामन ना छोड़ें और किसी भी शख्स से बहस ना करें और काम पूरा होते ही वापस लौट आएँ। नाज़रीन अंग्रेज़ी रोज़नामा दी टेलीग्राफ के मुताबिक दारुल उलूम के सीनियर अहलकार अशरफ उस्मानी का कहना है कि इस नोटिस को गैर ज़रूरी तौर पर तूल दिया जा रहा है। ये एक रूटीन एडवाइजरी है, यानी आमतौर पर होता है कि जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो मदारिस में नोटिस जारी किए जाते हैं अलग अलग किस्म से कि सफ़र कैसे किया जाए, सफ़र ना किया जाए, अपनी हिफाजत की जाए। लिहाजा एक छोटी सी नोटिस थी हमेशा की तरह, लेकिन इस नोटिस को लेकर के हंगामा बर्पा कर दिया गया है क्योंकि इस वजह से जो है दारुल उलूम का नाम जुड़ा हुआ है। इस नोटिस के ताल्लुक से अलग अलग रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बीजेपी अक़लियती सेल के मुकामी लीडर मोहम्मद अनवर का कहना है कि दारुल उलूम बेवजह का खौफ ना फैलाए। यौम जमहूरिया के मौके पर हम भी सफ़र करते हैं और हमारी ख़वातीन बुरक़े में सफ़र करती हैं और हमें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक मकामी मुदर्रिस और दारुल उलूम से जुड़े साबिक़ रुकन मोहम्मद असद कासमी का कहना है 2 साल कबल यौम जमहूरिया के मौके पर पुलिस ने 2 तलबा को पकड़ लिया था और मीडिया को बताया था कि ये दहशतगर्द हैं, जबकि उन्हें अगले रोज़ छोड़ दिया था, लेकिन मीडिया ने बाद में उसकी वजाहत करना भी ज़रूरी नहीं समझा। यानी कि उनका मानना था कि पकड़कर अचानक उन पर दहशतगर्दी का चस्पा कर दिया जाता है तहकीकात से पहले ही लेबल, और उसके बाद जब उनको छोड़ दिया जाता है तहकीकात करके तो उस वक्त ये मीडिया उनको सांप सूंघ जाता है और कहीं जाकर के सो जाते हैं या फिर असबियत का सबूत पेश करते हैं। इसलिए दारुल उलूम नहीं चाहता कि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश आएँ, इसलिए उसने अपने तलबा से एहतियात बरतने के लिए कहा है। उन्होंने दी टेलीग्राफ को यह भी बताया कि साल 2017 में यौम जमहूरिया के मौके पर तलबा को बागपत, सहारनपुर के प्लेटफार्म और ट्रेन पर पीटा गया, लेकिन मुल्जिमान की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। टेलीग्राफ में शाया खबर के मुताबिक इस ताल्लुक से एक पुलिस एहलकार ने नाम न शाये करने की शर्त पर एक रिपोर्टर को बताया कि शक की बुनियाद पर हमने पहले कुछ तलबा को पकड़ा था, लेकिन उनको हरासा नहीं किया और ना ही इसलिए गिरफ्तार किया कि उनका ताल्लुक किसी एक ख़ास इदारे से है या किसी ख़ास मजहब या समाज से है। दारुल उलूम की इंतज़ामिया को ऐसा नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था, बल्कि पहले पुलिस इंतज़ामिया से बात करनी चाहिए थी। ये पुलिस का बयान है। नाज़रीन अफसोस की बात है कि यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क का एक ख़ास तबका ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? क्या इसकी वजह ख़ास लिबास है और क्या ख़ास पहचान है? अगर ऐसा है तो फिर ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। दारुल उलूम की इंतज़ामिया को भी चाहिए था कि वो क्लासेस में तलबा को एहतियात बरतने की हिदायत कर देते। ऐसे नोटिस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे इक़दाम से जहाँ तलबा के जहन में खौफ घर कर जाता है, वहीं जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं
जिनको मौका चाहिए बदनाम करने के लिए, और दारुल उलूम देवबंद के नाम से कोई भी चीज़ जुड़ जाती है, छोटी सी छोटी चीज़ भी, तो मीडिया उसका बवाल बना देता है और असबियत का चश्मा लगाकर उसको देखने लग जाता है और आवाम को एक महसूस करवाने लग जाता है कि मदारिस जो है वो डरा रहे हैं मुसलमानों को यहाँ की हुकूमत के ताल्लुक से वगैरह वगैरह, और अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने लग जाता है मीडिया छोटी सी छोटी बात को लेकर के। जबकि फतवों के बारे में इसे दारुल उलूम देवबंद से चाहे वो किसी निजी आदमी की जानिब से पूछा गया एक छोटा सा मसला हो और उस पर जवाब दिया गया हो, तो उस बात को भी लेकर के हंगामा खड़ा कर देता है मीडिया। ऐसे हालात में अगर इस तरह की नोटिस चस्पा की जाए तो जाहिर सी बात है कि मीडिया उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएगा, और यही हो रहा है। लिहाजा हम साफ बात यह है कि ये कोई नोटिस उस तरह की नोटिस नहीं थी। ये नोटिस सिर्फ तलबा को आगाह करने के लिए था कि इस वक्त ऐसे मौके पर जब जो है चेकिंग ज़्यादा हो, सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई हो, ऐसे हालात में ऐसे सफ़र से गुरेज करें जिससे जहनी हरासा हो सके और आपसे बेवजह पूछताछ हो सके। इसी बात को लेकर के जो है हंगामा ने मीडिया में हंगामा खड़ा कर दिया गया है। बहरकैफ नाजरीन, दरअसल ये बात भी सोचने की है कि इस तरह से एहतियात बरतने के लिए अगर कहा जा रहा है तो कोई ना कोई वजह हो सकती है, जिस तरह का मीडिया सवाल भी कर रहा है। और सवाल अगर मुस्बत अंदाज में सोच करके अगर सवालात करे तो ठीक है, लेकिन मीडिया हमेशा दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाने के लिए ऐसे सवालात खड़ा करके उसको फ़िरक़ावारियाना और असबियत भरा चश्मा लगा करके देखने लग जाता है, जिसकी वजह से आवाम में एक ख़ास शबीह बन जाती है दारुल उलूम देवबंद को लेकर के। बहरकैफ नाज़रीन, हम चलते हैं अब दूसरी ख़बर की जानिब। नाज़रीन, गुर्बत, घरेलू परेशानियाँ, बदलती ज़हनी कैफियत, महरूमियों और अज़ियतों की शदीद एहसास कभी कभी इंसान के बुलंद हौसलों को पस्त कर देता है। जब किसी को अपने माशरे में मसाइब का सामना करना पड़ता है और साथ देने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आता, और अपने भी जब साथ छोड़ जाते हैं तो वो इंसान और टूट फूट का शिकार हो जाता है। उसकी जहनी और फिक्री एहसासात के गिरावट का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। मगर कभी कभी वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें हौसले देते हैं। मसाइब से टकराकर अपने बुलंद हौसलों को पाने के लिए उसके अपने कभी साथ देते हैं तो कई कुर्बानियाँ दी जाती हैं उसके अहले ख़ानदान की जानिब से। फ़नकार और सलाहियतमंद के दिलो दिमाग पर ऐसे असरात मुरतब होते हैं कि वो बस अपने मकसद के हुसूल में जुनून के हद तक मेहनत करने लग जाता है। उसके समाजी और माशरती रिश्तों में मजबूती नज़र आती है। उसके इरादों में संजीदगी और मतानत के साथ साथ मुखलिसाना सोच का हामिल एक ऐसा इंसान नज़र आता है जो बेज़रर होने के साथ साथ पूरे कौम समाज को साथ ले जाने का धुन लेकर दीवानावार मेहनत करता है। ऐसा ही एक चेहरा है हमारे समाज का शेख अंसार, जो महाराष्ट्र की एक छोटी सी बस्ती में गरीब घराने में पैदा होकर मुस्लिम समाज का बहुत ही कम उम्र IAS अफसर बना। इस नौजवान की कहानी बड़ी अजीब है। तालीम के दौरान 25,000 की ज़रूरत पड़ी तो बाप ने सरकारी घर बेच दिया। मजीद 5,000 की ज़रूरत पड़ी तो माँ ने एक मुसलमान साहूकार से कर्ज पूछा जहाँ वो काम करती थी, और काम अदा करने की बात की तो नहीं माना और ना ही उस मुसलमान साहूकार की जानिब से पैसे दिए गए 5,000 की रकम, मगर पड़ोसी जो हिंदू था वो 5,000 का कर्जा दे दिया। ये हिंदुस्तान की असल पहचान है। कहते हैं ना कि मुश्किलों में बात समझ में आती है कि अपना कौन है और पराया कौन। शेख अंसार को अफसर बनाने के लिए पूरा कुंबा मेहनत कर रहा था। एक तरफ बाप तो दूसरी तरफ माँ और तीसरी तरफ अपना छोटा भाई। इसकी वीडियो मेरे उस्ताद मुकर्रम मौलाना शुएब इक्केरी नदवी दामत बरकातुहुम साहब ने भेजते हुए कहा था कि अंसार अजीज़ इस पर तबसरा करें, तो मैं इसी हुक्म की तामील करते हुए आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। शेख अंसार की उसकी इस कहानी को सुने जो आखिर में वीडियो पेश की जाएगी, फिर अपने इरादों को टटोले और मेरे साथ ये गुनगुनाएं, क्या खौफ के खतरे तो यहाँ भी है वहाँ भी, घर घर में अंधेरे तो यहाँ भी है वहाँ भी, मिलना है तो फिर क्यों ना मिले, सामने सबके रोशन कई रास्ते तो यहाँ भी हैं वहाँ भी, सैलाब से बचने के जतन दोनों ही कर ले, मिट्टी के घरौंदे तो यहाँ भी है वहाँ भी, शतरंज की बाजी की सियासत है हमारी, पिटते हुए मोहरे तो यहाँ भी है वहाँ भी, हम ही तो फ़कत मुरीद इल्ज़ाम नहीं है, झूठे कई वादे तो यहाँ भी है वहाँ भी, अब तर्क करे अपनी जुनू खेजियाँ दोनों, सच्चाई पे पहरे तो यहाँ भी है वहाँ भी। जी हाँ नाज़रीन, इस वीडियो को देखिए, मुझे इजाज़त दे
वीडियो की लिंक को, जो इस प्राइम टाइम की लिंक है, उसको शेयर करना और हरगिज़ ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उतनी ही जोश और खरोश के साथ में जोरदार तालियां द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया अंसार शेख। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ काविश का और स्पेशली आमिर अंसारी साहब का, जिन्होंने कोलकाता से मुझे यहाँ तक बुलाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। दो तीन चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है टाइम बहुत कम है और मुझे ये भी पता है कि मेरे रिजल्ट के बाद आपने कई न्यूज़पेपर के थ्रू हो, टीवी के थ्रू हो या यूट्यूब के थ्रू हो, आपने मेरे इंटरव्यूज़ देखे हैं, पढ़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। कुछ चीज़ें 10 मिनट का टाइम मुझे दिया गया है, 10 मिनट के अंदर आपसे बात में करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि मेरा जन्म हुआ था हमारे एक विलेज एरिया में, शेलगांव नाम का मेरा गांव है, महाराष्ट्र में ही है, जालना डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरे अब्बू जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, वो ऑटो चलाते थे और ऑटो चलाकर उनका डेली इनकम जो था वो 100-150 रुपये होता था। उन 100-150 रुपये में मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी 2 बहनें, मेरे अब्बू और अम्मी, इतने लोग हम हमारे परिवार में रहते थे। बहुत बार ऐसा था कि सुबह खाना मिलता था, रात में नहीं मिलता था, कभी रात में मिलता था तो फिर सुबह नहीं मिलता था। बहुत मुश्किलें थी, घर में बहुत सारी समस्याएं थी, बहनों की शादी थी, पढ़ाई थी। ऐसे माहौल में मैं जी रहा था। बहुत बार ये कहा जाता है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, हम देखते हैं कि आबादी में अगर देखा जाए तो 14% इस देश की आबादी जो है वो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हमारा जो परसेंटेज है 1%, 1.5% या 2% से ज्यादा नहीं है अलग अलग सर्विसेज में। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर, हमारी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, हमारे बच्चों बच्चियों के ऊपर एक पट्टियां बांध रखी है। और ये पट्टियां किसी और ने नहीं बांधी है, ये पट्टियां हमने खुद अपने ऊपर बांधी है। हमने ये पट्टी बांधी है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको कहीं पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हमने ये पट्टी बांधी है कि अगर आप मुस्लिम फैमिली की लड़की हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकती। हमने ये पट्टी बांधी है कि मुस्लिम बच्चे होशियार नहीं होते। हमने ये पट्टी बांधी है कि मुस्लिम, अगर आप गरीब फैमिली से हो, रूरल एरिया से हो, तो आप आगे चल के आपके करियर में कुछ नहीं कर सकते। आप भी आपके पापा की तरह कोई ऑटो चला लो, कोई गैरेज चला लो। मुस्लिम इंसान का नाम जब सुनते हैं कि मेरा नाम अंसार है तो पूछा जाता है तो गैरेज चलाता है या ऑटो चलाता है। ये हमारी पहचान है। अगर कोई मारवाड़ी हमारे सामने आता है, उसका नाम पूछते हैं, उसका नाम पता चलता है तो हम उसको पूछते हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, लेकिन हमसे ये पूछा जाता है कि तो ऑटो चलाता है या गैरेज चलाता है। ये इमेज हमारे यहाँ होकर रखी है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद है, क्योंकि ये पट्टियां हमने अपने ऊपर बांधी है। और ये पट्टियां खोलने का काम कुछ रोल मॉडल्स को आगे आके करना चाहिए। कुछ हद तक, बहुत कम हद तक मुझे लगता है कि वो काम हमारे महाराष्ट्र में कहिए या ओवरऑल इंडिया से कुछ मुस्लिम ऑफिसर जो आगे आए, जिन्होंने पढ़ाई की, मुश्किल हालातों में पढ़ाई की, उन्होंने किया है। मेरे लिए ऐसे मोटिवेशन शाह फैजल सर रहे थे, जो 2010 में ऑल इंडिया रैंक 1 से आईएएस ऑफिसर बने थे। उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं काविश फाउंडेशन को शुक्रगुजार हूँ उनका, बिकॉज जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मेरी 10वीं की एग्जाम हुई और मैं सोच रहा था कि अब मुझे करियर में क्या करना चाहिए, तो मुझे गाइड करने के लिए एक इंसान बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि अंसार देखो, 10वीं में पढ़े हो तुम, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, स्कूल के टॉपर हो, तो तुम इंजीनियर बन जाओ, साइंस कर लो। मुझे मैथमेटिक्स तो समझ में आती नहीं थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। बोलता कि अरे मुस्लिम तो आईएएस ऑफिसर बनते नहीं है। मैंने कहा शाह फैजल बने ना। अरे वो तो कश्मीर से थे, महाराष्ट्र से कोई नहीं बनता। तो वो मुझे समझा रहे थे और मुझे जो समझाने वाला इंसान था वो 10th में फेल हो चुका था, तो वो मुझे बता रहा था कि तुझे 10th के बाद क्या करना है। लेकिन मैं काफी खुश हूं कि आपको इतने कम उम्र में इतना अच्छा गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है। पट्टियों की बात जो मैं आपके साथ कर रहा था, मेरी फैमिली में हम एक बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली। बहुत गरीबी थी हमारी घर में, बहुत हमने मुश्किलें देखी है, खाने को बहुत बार नहीं मिला, घर में झगड़ा होता था, अम्मी अब्बू की फाइट्स होती रहती थी, दोनों बहनों की शादी बहुत जल्दी करा दी गई थी। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है उसको एक एसेट की तौर पे देखा जाता है कि बच्चा जब बड़ा होगा आगे चल के थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा काम करेगा गैरेज में किसी, तो घर पे पैसे आएंगे। तो इस हालात में मैं पढ़ रहा था। मेरे घर में एक लौता मैं था जो आगे पढ़ पाया। मेरी 2 बहनें, उनकी जल्दी शादी हो गई, वो नहीं पढ़ पाई। मेरा छोटा भाई वो नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो
क्योंकि घर में कमाने वाला कोई चाहिए था, और मैं स्कूल में चूंकि होशियार था तो घर वालों ने डिसाइड किया कि इस एक ही बच्चे को हम पढ़ाएंगे, और उन्होंने मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन मैं उसको मुझसे बड़ा मानता हूँ, क्योंकि उसने 3 साल जब मैं पूना में पढ़ाई कर रहा था, पूना में बहुत दिक्कतें आई मुझे, मैं बहुत बार भूखा रहा पूना में, लेकिन फिर भी मेरा भाई और मेरे अब्बू रिक्शा चलाकर और मेरा भाई मामा के यहाँ पर काम करके मुझे पैसे भेजते थे मेरी पढ़ाई के लिए। जब मैं आखिरी दौर में था अपने एग्जाम के, जब मैं अपने एग्जाम के आखिरी दौर में था, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं 2 चीजें यहाँ पर सिर्फ बोलना चाहता हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी कुछ, तो मेरे अब्बू ने हमें एक सरकारी स्कीम से एक घर मिला था, वो घर मेरे अब्बू ने बेच दिया 30,000 रुपए के रेट में, और वो भाड़े के घर में फिर से शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी। जब मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी, मेरे अम्मी लोगों के खेतों में जाकर काम किया करती थी, तो जब मेरे अम्मी को 5,000 रुपए मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए थे, और मेरे पास थे नहीं, भाई के पास भी नहीं थे, अब्बू के पास भी नहीं थे। मेरी अम्मी जिन लोगों के खेत में काम करती थी वो मुस्लिम थे, उनके यहाँ पर मेरे अम्मी ने जाकर कहा कि मेरे बेटे को 5,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं 15-20 दिन आपके खेत में काम कर रही हूँ, एडवांस में दे दो, हम चुका देंगे। उन्होंने 5,000 रुपए नहीं दिए। मेरे अम्मी ने हमारे पड़ोसी से जो मुस्लिम नहीं थे उनसे जाकर कहा कि मुझे बेटे को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए चाहिए, आप प्लीज उनको 5,000 रुपए मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने ब्याज के ऊपर क्यों ना हो मेरे अम्मी को 5,000 रुपए दिए थे, और वो 5,000 रुपए मेरे अम्मी ने मुझे भेजे थे। बात में आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो पट्टियां हमने खुद से अपने ऊपर बांध रखी है, ये पट्टियां हमें खोलने की जरूरत है। और एक बात ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिटी से हो या विलेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज का जिसका फर्क पड़ता है वो होता है डिटर्मिनेशन, कि मैं बेस्ट हूं और मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये करना है तो करना है, और कोई भी मुश्किल मेरे सामने आए मैं इसको अचीव करके रहूंगा। ये स्पिरिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि उसी स्पिरिट के बल के ऊपर मैं 21 साल की उम्र में हमारी देश की जो सबसे मुश्किल एग्जाम मानी जाती है यूपीएससी की एग्जाम, वो मैंने क्लियर की। जब मेरा इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू का एक सवाल शायद आपने सुना हो, मुझसे पूछा गया था, और आज का आपका जो थीम था क्रिएटिविटी एंड बीइंग ओरिजिनल, तो उसमें मुझे पूछा गया, और विद इन सेकेंड मुझे आंसर देना था। मुझे पूछा गया कि अंसार, आर यू अ शिया मुस्लिम और अ सुन्नी मुस्लिम? विद इन सेकेंड्स, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैंने कहा कि सर आई एम एन इंडियन मुस्लिम, मैं शिया सुन्नी में बिलीव नहीं करता। इस सवाल का जो जवाब मैंने दिया था, मुझे इंटरव्यू में 275 में से 199 मार्क्स मिले, ऑल इंडिया रैंक मेरा 361 आया, और मैं अपने देश का जितने भी कम उम्र के आईएएस ऑफिसर्स हुए हैं उनमें से एक बना, वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स ऑफ इंडिया में बना, पहले अटेम्प्ट में, 21 साल की उम्र में, जब बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन सा शर्ट पहनना और कौन सी ट्राउजर पहननी है, उस उम्र में मैं हमारे देश का एक सबसे यंगेस्ट ऑफिसर बना। तो यही बातें आपसे शेयर करनी थी। बहुत सारी बातें हैं जो आप यूट्यूब के ऊपर मेरे बारे में देख सकते हैं, टाइम बहुत कम था इसलिए मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। वल क़लम वमा